इस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, जिसको हम आगे संक्षिप्त नाम यूजीसी से संबोधित करेंगे, यूजीसी ने पूरे भारत के निजी विश्वविद्यालयों को आरटीए एक्ट के दायरे में लाने की मंजूरी यूजीसी दे चुका है। यूजीसी ने एक विशेषज्ञ समिति इस मामले में गठित की थी। उस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए यूजीसी ने एक विनियम बनाया जिसका नाम है निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और उनका संरक्षण विनियमन 2014। इसको यूजीसी ने मंजूर किया और ये विनियम यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत बनाए गए हैं, जो मतलब इनको लागू करने की संवैधानिक बाध्यता है और राजपत्र में प्रकाशन के साथ ये विनियम लागू हो चुके हैं। इन विनियमों के तहत निजी और डीम्ड विश्वविद्यालय आप समझते होंगे, हिंदी में कहेंगे उनको सम विश्वविद्यालय। वो सरकारी भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। सरकारी का मतलब होता है, डीम्ड विश्वविद्यालय का मतलब है कि वो यद्यपि पूर्णतः विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय के समकक्ष उनमें फैकल्टी और अन्य संसाधन उपलब्ध है, इसलिए उनको मान्यता विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये जो भी मैं बात कहूंगा वो इन दोनों विश्वविद्यालयों पर लागू होती है। सर अपने आप को अनम्यूट कर लें, थोड़ा सा नॉइज आ रहा था तो मैंने इसका ऑप्शन चेंज कर दिया। अनम्यूट कर लें प्लीज सर। क्या हो गया था? अभी नॉइज बहुत सारे कैच कर रहे थे तो उसको थोड़ा सा एक ऑप्शन चेंज किया है, तो पार्टिसिपेंट्स अभी थोड़ा सा म्यूट रहेंगे, फिर जब उनका क्वेश्चन आंसर का सेशन आएगा तो उनको अपन अनम्यूट करेंगे। और यूजीसी का एक विनियम है विश्वविद्यालयों का निरीक्षण नियम 2009, उसके तहत ही निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों का गठन किया जा सकता है। निजी और सम विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय मान्यता पाने के लिए यूजीसी को अपने बारे में एक पूरी रिपोर्ट पेश करते हैं अपनी सारी जानकारी देते हुए। इसके बाद यूजीसी की एक विशेषज्ञ समिति इन विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करके यूजीसी को रिपोर्ट देती है। ये विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बनाए गए मापदंडों को कितना पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। इस निरीक्षण समिति के रिपोर्ट के आधार पर यूजीसी निजी और सम विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के बारे में फैसला करता है। यूजीसी द्वारा बनाए गए डीम्ड विश्वविद्यालयों के बारे में बनाए गए विनियम कहलाते हैं यूजीसी विश्वविद्यालय मानित संस्थान विनियम 2010, और इनमें फिर 2016 में संशोधन। इनसे सारे सम विश्वविद्यालय गवर्न होते हैं। इन विनियम के तहत यूजीसी द्वारा नियुक्त समिति हर 5 साल में या उससे पहले इन निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों के कामकाज की समीक्षा कर सकता है। निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों के भवन, प्रयोगशाला, उपकरण, अन्य जरूरी सुविधाएं, आवश्यक शैक्षिक स्टाफ, गैर शैक्षिक स्टाफ, विद्यार्थियों की स्थिति, प्रबंधन, वित्तीय स्थिति, उनकी ऑडिट रिपोर्ट और छात्र शिक्षक अनुपात, ये सब यूजीसी के निरीक्षण के दायरे में आते हैं। यूजीसी द्वारा लागू विनियमों के अनुसार सम विश्वविद्यालयों के खातों का संचालन केवल सम विश्वविद्यालय के नाम पे किया जा सकता है। सम विश्वविद्यालय को प्रायोजित या वित्त पोषित करने वाले किसी ट्रस्ट या सोसाइटी विशेष के नाम से सम विश्वविद्यालय के खातों का रखरखाव नहीं किया जा सकता। इन विश्वविद्यालयों को हर वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट का हर वित्त वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट यूजीसी को पेश करनी होती है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, निजी और सम विश्वविद्यालयों के खाते लेखे यूजीसी के अलावा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निरीक्षण के दायरे में भी आते हैं। इससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि निजी और सम विश्वविद्यालय कानून की दृष्टि में सार्वजनिक प्राधिकरण की श्रेणी में आते हैं। यूजीसी के विनियमों के अंतर्गत कोई भी निजी या सम विश्वविद्यालय सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी देने से किसी नागरिक को इनकार नहीं कर सकता है।
इन विश्वविद्यालयों को सार्वजनिक संस्थान मानते हुए इनके कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इन उच्च शिक्षा की निजी संस्थाओं को आरटीआई एक्ट के दायरे में लाया गया है। इन विश्वविद्यालयों से आरटीआई में इनसे संबंधित सूचनाएं नागरिकों द्वारा मांगी जा सकती है। और सूचना मांगने के क्या क्या विषय हो सकते हैं निजी और सम विश्वविद्यालय से, वो ये हैं: प्रबंधन विश्वविद्यालयों का, प्रयोगशाला और अन्य आवश्यक उपकरण सुविधाएं, विद्यार्थियों का प्रवेश और उनकी संख्या, प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क, परीक्षा परिणाम, संकाय, पाठ्यक्रम, फैकल्टी यानी शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी प्रोफाइल और उनकी संख्या, स्टाफ की, शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ, उनकी योग्यता क्या है, ये भी, शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ को दिए जाने वाले वेतनमान और सुविधाएं, निजी और सम विश्वविद्यालय के वित्तीय खाते, उनकी ऑडिट रिपोर्ट, पीएचडी के लिए पात्र गाइड की सूची, छात्र शिक्षक अनुपात, छात्रावास की सुविधा, कर्मचारी आवास की सुविधा आदि आदि इस दायरे में आते हैं जिनकी सूचनाएं हम आरटीआई में मांग सकते हैं। इसके अलावा निजी और सम विश्वविद्यालयों का गठन संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून के तहत किया जाता है, सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके किया जाता है या गठन को मान्यता दी जाती है। बतौर मिसाल, मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों का गठन मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन अधिनियम 2007 के तहत किया जाता है। छत्तीसगढ़ के सूचना आयुक्त श्री विनोद अग्रवाल जी भी ऐसे आदेश पारित कर चुके हैं जिनमें ये प्रतिपादित किया गया है कि सभी निजी विश्वविद्यालय सम विश्वविद्यालय आरटीआई एक्ट की परिधि में आते हैं, इसलिए आवेदक को मांगी गई सूचना प्रदान करना उनका कर्तव्य है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ के सभी इस तरह के विश्वविद्यालयों में लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय विनियामक आयोग भी निजी और सम विश्वविद्यालयों पर सूचना का अधिकार कानून लागू होने की पुष्टि कर चुका है। ये विश्वविद्यालय विनियामक आयोग हर राज्य स्तर पर गठित होता है जो इन विश्वविद्यालयों को गवर्न करता है। मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय निजी विनियामक आयोग ने भी निजी और सम विश्वविद्यालयों को आरटीआई में मांगी गई जानकारी देने का नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अभी हाल में एक प्रकरण हमारे सामने आया जिसमें इस विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने के प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भोपाल के एक निजी विश्वविद्यालय के विरुद्ध दायर प्रथम अपील पर उस अपील को स्वीकार करते हुए निजी विश्वविद्यालय को आरटीआई में मांगी गई जानकारी देने के लिए आदेशित किया और उसका पालन करते हुए निजी विश्वविद्यालय ने जानकारी आवेदक को प्रदान की है। केंद्रीय सूचना आयोग की पूर्ण पीठ ने भी निजी स्कूलों के मामले में, ये विश्वविद्यालय से हटके बात है, निजी विश्वविद्यालयों के मामले में भी जानकारी देने का फैसला सुनाया है। केंद्रीय सूचना आयोग की पूर्ण पीठ, ये पूर्ण पीठ तब बनती है जब कोई महत्वपूर्ण कानूनी सवाल आयोग के सामने या किसी कोर्ट के सामने उपस्थित होता है, तो उसके लिए एक बड़ी पीठ गठित की जाती है जो कानून के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके फैसला करती है। तो इस केंद्रीय सूचना आयोग की पूर्ण पीठ ने एक केस था बिंदु खन्ना वर्सेस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का यानी दिल्ली का शिक्षा निदेशालय। इस केस में पारित आदेश में केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ये सबके लिए सुनने लायक और काम की बात है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार स्कूलों का प्रबंधन और विनियमन से संबंधित मुद्दे विकास के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन मुद्दों को निजी निकायों की सनक यानी मनमानी या लालच पर नहीं छोड़ा जा सकता है, चाहे वे मतलब ये निजी विद्यालय चाहे वे सरकार द्वारा वित्त पोषित हो या नहीं। केंद्रीय सूचना आयोग की पूर्ण पीठ ने शिक्षा निदेशालय को आदेशित किया कि वह अपीलार्थी को इन निजी स्कूलों के बारे में चाही गई जानकारी उपलब्ध कराए। इसी तरह जो निजी स्कूल सरकार से प्रत्यक्ष या
अप्रत्यक्ष सहायता प्राप्त नहीं करने के कारण लोक प्राधिकारी धारा 2 के तहत लोक प्राधिकारी की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन निजी स्कूलों से संबंधित वह जानकारी भी आरटीआई में मांगी जा सकती है जो उन निजी स्कूलों को मान्यता देने वाले विभाग में या निकाय में संधारित की जा चुकी है। इस बात की ओर शुरू में माननीय शिवानंद जी ने भी संकेत किया था। इसी तरह निजी अस्पताल, निजी नर्सिंग होम, गौशाला, खेलकूद संबंधित संस्था आदि से संबंधित जानकारी भी इसी तरह से संबंधित विभाग से मांगी जा सकती है। यानी जो कोई भी गैर सरकारी संस्था या निकाय आरटीआई के तहत लोक प्राधिकारी की श्रेणी में नहीं आता, उनसे संबंधित जानकारियां भी संबंधित विभाग से मांगी जा सकती है। एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक महत्वपूर्ण आदेश है। ये मामला था डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी वर्सेस डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड अदर्स। इस मामले में पारित आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी निजी विद्यालय या निजी संस्था को सरकार सस्ती दर पर दी गई जमीन पर उसको स्थापित किया गया है, तो यह प्रच्छन्न रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई वित्तीय श्रेणी में वित्तीय सहायता की श्रेणी में माना जाएगा। रियायती दर पर शासन या उसके किसी भी निकाय ने किसी प्राइवेट संस्था को, स्कूल ही नहीं किसी भी प्राइवेट संस्था को भी जमीन दी है और उस पर संस्था कायम हुई है, तो उसको भी सरकार की ओर से प्रदत्त वित्तीय सहायता की श्रेणी में माना जाएगा। इसलिए ऐसी संस्थाओं में भी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने को बाध्य है। इसी तरह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला है। सरस्वती वेलफेयर एसोसिएशन गुरुग्राम के मामले में ये आदेश पारित किया है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कि निजी स्कूलों संस्थानों द्वारा रजिस्ट्री सोसाइटी के रजिस्ट्रार के यहाँ जमा कराए गए अभिलेख लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। निजी स्कूलों और निजी संस्थाओं द्वारा रजिस्ट्रार सोसाइटी के यहाँ कार्यालय में जमा कराए गए डॉक्यूमेंट लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार रजिस्ट्रार इन दस्तावेजों से संबंधित सूचनाओं को प्रदान करने के लिए लोक सूचना अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। इस तर्क से भी निजी विद्यालय स्कूल निरीक्षक उक्त विद्यालयों के बारे में आधारित सूचनाएं उपलब्ध कराने को बाध्य है। यानी शिक्षा विभाग से इनसे संबंधित जानकारी शिक्षा विभाग देने के लिए बाध्य है। एक और केस है उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त श्री प्रमोद तिवारी जी ने 14/7/21 को दिया था। उस आदेश में कहा गया है कि निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, इसको हम संक्षेप में आरटीई के नाम से जानते हैं, यह अधिनियम लागू होने के बाद स्ववित्त, ये गौर से सुनिए, स्ववित्त पोषित मतलब अपनी वित्तीय व्यवस्था जो खुद अपने तरीके से करते, निजी प्रबंध तंत्र द्वारा संचालित और गैर वित्तीय पोषित हैं जो स्कूल, ऐसे स्कूल भी इस आरटीई अधिनियम के कारण सूचना के अधिकार के दायरे में आते हैं। ऐसे स्कूलों को के बारे में आरटीई एक्ट में आप सबको पता है प्रावधान है कि उनको निजी स्कूलों को भी 25% सीटों पे गरीब विद्यार्थियों को प्रवेश देना पड़ेगा, जरूरी है। और ऐसे विद्यार्थियों की पढ़ाई के खर्चे की भरपाई सरकार उन निजी स्कूलों को करती है। तो ये लोकधन के उपयोग का यहाँ मामला है। वो स्कूल लोकधन प्राप्त कर रहे हैं और शासकीय आदेश के तहत ये इसको क्रियान्वित कर रहे हैं। तो इस बारे में आरटीई से संबंधित जानकारी निजी स्कूल भी देने के लिए बाध्य हैं और वो इससे संबंधित जानकारी देने से मना नहीं कर सकते। जिला शिक्षा अधिकारी भी ऐसे स्कूलों की, ऐसे प्राइवेट स्कूलों की आरटीई से संबंधित सूचना देने को बाध्य हैं। कई जिला शिक्षा अधिकारी प्राइवेट स्कूलों के बारे में उनसे सूचना मांगी जाती है तो प्राइवेट स्कूलों को आरटीआई अंतरित करते। इसको भी सूचना आयोग ने अवैध घोषित किया गया है कि ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उनको खुद जानकारी प्राइवेट स्कूल से मंगा के देनी पड़ेगी। आरटीई के दायरे में आने वाले सभी निजी स्कूलों से सूचना आयोग ने अपेक्षा की है कि वो
अपने यहाँ लोक सूचना अधिकारी तैनात करें और मुख्य राज्य के मुख्य सचिव इस बारे में कार्यकारी आदेश जारी करें। एक और महत्वपूर्ण बात जो सूचना के अधिकार कानून के तहत प्रावधान है कि कोई भी गैर सरकारी कंपनी, ट्रस्ट या बोर्ड या निकाय उसकी प्रबंध समिति में या संचालक मंडल में अगर 2 सरकारी प्रतिनिधि शामिल हैं तो वो सूचना के अधिकार के दायरे में आएगा, उसको लोक प्राधिकारी माना जाएगा। अभी माननीय शिवानंद जी ने विश्वविद्यालयों से उत्तर पुस्तिकाओं के मामलों का जिक्र किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी आदेश पारित कर चुका है आदित्य बंदोपाध्याय मामले में कि छात्र को अपनी उत्तर पुस्तिका की जांची हुई उत्तर पुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का पूरा कानूनी अधिकार है। इसके बावजूद जैसा अभी शिवानंद जी ने कहा था, कई विश्वविद्यालय ये कह के उत्तर पुस्तिका की प्रति देने से मना करते हैं कि आप निरीक्षण कर सकते हैं, प्रति नहीं दी जाए। इसका कारण ये है, एक ऐसा मामला सूचना आयुक्त के नाते उज्जैन विश्वविद्यालय का हमारी कोर्ट में भी आया था, तब ये स्पष्ट हुआ कि कुलाधिपति यानी राज्यपाल की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों की एक बैठक हुई। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि सूचना के अधिकार के तहत उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति नहीं दी जाएगी, केवल निरीक्षण कराया जा सकेगा। तो हमने इस निर्णय को यह कहते हुए खारिज किया कि सूचना का अधिकार बाकी सब नियम कानूनों पे सर्वोपरि प्रभाव रखता है, ओवर राइडिंग इफेक्ट रखता है, इसलिए मान नहीं है और सूचना के अधिकार के तहत सब विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की जांची हुई उत्तर पुस्तिका की प्रमाणित प्रति देनी होगी। इसके बाद उज्जैन विश्वविद्यालय ने देर से ही सही लेकिन ऐसा आदेश अपने लोक सूचना अधिकारियों को जारी कर दिया है। रेड क्रॉस सोसाइटी का अभी शिवानंद जी ने जिक्र किया। रेड क्रॉस सोसाइटी आप सब जानते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वयंसेवी संस्था है जो युद्ध के दौरान घायलों की मदद के लिए बनी थी, लेकिन अब क्योंकि युद्ध होते नहीं है तो रेड क्रॉस सोसाइटी दूसरे जन कल्याण के काम करती है, कहीं अस्पताल चलाती है, दुकानें चलाती है या गरीबों को पहले बांटे जाते थे कंबल, सिलाई मशीन, दूध पाउडर वगैरह। तो उसका कहना था, उसकी जब हमारी सूचना की कोर्ट में मामला आया तो रेड क्रॉस सोसाइटी ने कहा कि क्योंकि हम उनको सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करते हैं इसलिए हम आरटीआई में जानकारी देने को बाध्य नहीं है। तो हमने उसका संविधान रेड क्रॉस सोसाइटी का रेगुलेशन जिसको कहते हैं वो मंगाया और पढ़ा। तो उसमें लिखा था कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 में यानी अंग्रेजों के जमाने में संसद द्वारा भारत सरकार द्वारा पारित कानून के तहत गठित की गई और कोई भी संस्था भारत विधायिका में पारित कानून के तहत गठित होती है तो वो लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आती है। यह धारा 2 में स्पष्ट। इस आधार पे हमने रेड क्रॉस सोसाइटी को लोक प्राधिकारी माना, जानकारी देने का आदेश किया। उसके बाद से मध्य प्रदेश में सभी रेड क्रॉस सोसाइटियां सूचना के अधिकार में लोगों को जानकारी दे रही। इसी तरह मामला था राशन दुकानों का। राशन दुकान वाले क्योंकि मध्य प्रदेश में सहकारी संस्थाएं राशन दुकान चलाती, तो ये कह के जानकारी देने से आरटीआई में मना करते थे कि हम सहकारी समिति हैं इसलिए आरटीआई के दायरे में नहीं आते, इसलिए जानकारी देने को बात नहीं। हमने इस आदेश को भी खारिज किया और विभिन्न तर्कों से सिद्ध किया कि ये सब शासकीय उचित मूल्य की दुकानें पूरी तरह शासन के नियंत्रण में संचालित हैं। शासन का विभाग इनकी समय समय पर निरीक्षण करता है, इनका निलंबन कर सकता है, इनके लाइसेंस देता है और पूरे लोक धन से ये संचालित होती है, इसलिए आरटीआई के दायरे में आती है। तब से पूरे मध्य प्रदेश में राशन दुकानें भी जानकारी सब लोगों को दे रही है। इसी तरह अभी जिक्र आया मंदिर सतना के मेहर माता मंदिर ट्रस्ट का, तो ये उज्जैन का महाकाल मंदिर, इंदौर का खजराना गणेश मंदिर, इस तरह के जो भी मंदिर हैं जिनकी प्रबंध समिति में सरकार का प्रतिनिधित्व है, ज्यादातर इन बड़े मंदिरों में कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रबंध समिति गठित। तो ऐसे सब धार्मिक स्थलों से संबंधित जिनकी प्रबंध समिति में सरकारी प्रतिनिधि हैं, उनकी जानकारी भी सूचना के अधिकार के तहत दी जा सकती है। और एक अंतिम बात कि अगर कोई निजी या सम विश्वविद्यालय आरटीआई में मांगी गई जानकारी नहीं देता है तो उसकी प्रथम अपील अपने राज्य के विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में की जा सकती है और विनियामक आदेश निश्चित रूप से जानकारी देने का आदेश पारित करेगा। और यदि केंद्रीय स्तर का कोई ऐसा विश्वविद्यालय है तो उसके बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यूजीसी को अपील की जा सकती है। यूजीसी की वेबसाइट भी है जिसका नाम है UGC@nic.in।
इससे भी इस सारे मामले में पूरी जानकारी दी जा सकती है। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदिदीप सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर साझा की, और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि राशन की दुकानें, जो शासकीय राशन की दुकानें हैं, वह आपके ही प्रयासों के बाद पूरे मध्य प्रदेश में आरटीआई के दायरे में आई। ये बात हालांकि ज्ञात नहीं थी, पर अच्छा आपने इसका ध्यान आकर्षण करवा दिया। बहुत बड़ा एक्चुअली इसको अपन बोल सकते हैं योगदान, क्योंकि ज़्यादातर गड़बड़ियाँ राशन की दुकानों में गरीबों के खाद्यान्न को खुर्द बुर्द कर की जाती हैं, और ये ग्राउंड लेवल पर जिसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक योगदान आपका। हमारे बीच में शैलेश गांधी सर भी जुड़ चुके हैं, सर स्वागत है। और राजेंद्र गहरबार सर भी हमारे बीच में जुड़े हैं, पत्रिका समूह के सागर सतना के आप संपादक हैं। आप दोनों का हम स्वागत करेंगे। और नित्यानंद जी, हमने उस समय चर्चा की थी, कुछ आप इसमें जोड़ना चाह रहे हैं? राजेंद्र गहरवाल जी मध्य प्रदेश सूचना आयोग की भी समय समय पर खबर लेते रहे हैं जब ये भोपाल में। जी सर जी से बिल्कुल। सर से मैं सहमत हूँ, जिस प्रकार सर ने बातें बताई हैं उसी चीजों को मैं भी बताना चाह रहा था। इंफॉर्मेशन शब्द जो है ये आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2 में डिफाइन है। तो जो मेरा ऐसा मत है कि ऐसी जानकारी यद्यपि वह निजी कार्यालय के अधीन है, तब भी अगर शासकीय लोक प्राधिकारी उस जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार रखता है तो इस तरह की जानकारी भी सूचना है और उसको देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर सर ने भी बताया ही कि अगर निजी स्कूलों और कॉलेजों के संबंध में आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप अगर स्कूल से डायरेक्ट नहीं ले सकते तो जिला शिक्षा अधिकारी या एडिशनल डायरेक्टर जो संबंधित जिलों में है उनके यहाँ से आवेदन लगा के और आप निजी स्कूलों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर भी अभी सर ने जिक्र किया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो सीटें हैं उसमें कितनी सीट आपने भरी है, कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, और शिक्षकों के विषय में क्या जानकारी है, कितने शिक्षक हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है। इस तरह की जानकारियां निजी विद्यालयों की भी प्राप्त की जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट का इस पॉइंट पे बड़ा क्लियर कट ऑर्डर है। यद्यपि उन्होंने कुछ चीजों को एक्सक्लूड भी किया है, जैसे बजट की जानकारी है, सैलरी की जानकारी है, इस तरह की जानकारी आप नहीं मांग सकते प्राइवेट स्कूलों से। लेकिन बाकी जानकारियों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट ऑर्डर किया है कि आप इस तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अब सर ने एक बात और अंतिम में उठाई जो शारदा देवी मंदिर ट्रस्ट के विषय में, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अभी राहुल सर का जजमेंट पढ़ा। 2015 में भी सूचना आयोग ने मेरे ही मामले पे शारदा देवी मैहर प्रबंधन समिति को आदेश दिया था कि आप लोक प्राधिकारी हैं और आपको जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए, और इसके बाद उन्होंने हमको जानकारी भी उपलब्ध कराई थी। इसके बाद भी मेरे संज्ञान में है वो प्रकरण कि 2021 में वकील साहब ने एक आरटीआई आवेदन लगाया तो उन्होंने कहा कि हम आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर हैं। तो ये जो कृत्य लगातार शासकीय प्राधिकारी कर रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी, सूचना आयोग के ऑर्डर्स के बाद भी अपने को उस मामले में भले जानकारी दे दे, दूसरे मामले में फिर अपने को निजी और जानकारी बता के कि हम निजी हैं, हम सारभूत तौर पे या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे सरकार से वित्त पोषित नहीं है 2H के तहत। जबकि शारदा देवी प्रबंधन समिति तो हर तरह से एक लोक प्राधिकारी है, चूंकि वो ओन्ड, कंट्रोल्ड और फाइनेंस्ड तीनों तरह से सरकार से कंट्रोल्ड है, सरकार द्वारा ही गठित की गई है। एसडीएम उसके प्रबंधक है और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड भी होती है सरकार द्वारा। लेकिन इसके बाद भी इस तरह की जानकारियों को छुपाने का जो प्रयास लोक प्राधिकारियों द्वारा किया जा रहा है वो गलत है। हम सबके बीच आदरणीय शैलेश गांधी सर जुड़ चुके हैं। अब उनके रहते हम लोग इस विषय में चर्चा करें तो अच्छा नहीं है। मैं शैलेश गांधी सर से आग्रह करूंगा कि सर ही हम सबका इस विषय में मार्गदर्शन करें। सर अनम्यूट कर लें अपने आप को। शिवानंद सर। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मैं आत्मदीप जी का प्रेजेंटेशन नहीं देख सका, मगर मैं अभी उनको जान चुका हूं इस माध्यम के जरिए, और मैं गेस कर सकता हूं कि उन्होंने क्या कहा होगा। पारदर्शिता के लिए आत्मदीप जी का
कंट्रीब्यूशन बहुत ही अहम है। मगर जो दाखिला आप दे रहे थे नित्यानंद जी की प्राइवेट स्कूल का, मैं 2 दाखिले दूंगा आपको। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड जो पीएम केयर्स के पहले था, अभी भी है, बंद नहीं हो गया है। 2006 में मैंने उनसे सूचना मांगी थी कुछ, उन्होंने कहा हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। मैं सेंट्रल कमीशन तक गया, तब मैं कमिश्नर नहीं था, मैं साधारण नागरिक था। कमीशन में गया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने ऑर्डर दिया कि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड पब्लिक अथॉरिटी और उसको सूचना देनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे 1-2 बारे में सूचना भी दी। उसके बाद मैं कमिश्नर बन गया तो मैंने आरटीआई लगाना बंद कर दिया। 2012 में पुनः एक मैटर में प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड ने बोला हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है 2013 से। मतलब प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड ऐसा एक्ट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक दूसरा दाखिला है जो बहुत ही दुखनीय है। 10 केस में मैंने ऑर्डर दिए थे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे कि ये सूचना देनी पड़ेगी। बहुत सारे थे, एनपीएस के बारे में, ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स के बारे में। आरबीआई ने सब डिसीजन को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2015 में निर्णय दिया कि कमीशन के सब डिसीजन सही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है और ये सूचना देनी पड़ेगी। उस मैटर्स में सूचना दी और वापस अभी वही चल रहा है। आरबीआई ने कहा रिव्यू पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कंटेम्प्ट पिटीशन किया गया आरबीआई पे कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये जज ने कहा कि अगर ऐसा करते रहोगे तो हम तुम्हारे पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। उसके बावजूद आज परिस्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ही बैंक्स और आरबीआई मिल के कह रहे हैं कि हमें सूचना नहीं देनी है, ये हम नहीं सूचना दे सकते हैं। तो ये बहुत वाइड स्प्रेड है। इसके सामने एक ही काम करेगा, लोगों का दबाव। जनता अगर दबाव लाएगी तभी शायद कुछ होगा, उसके अलावा बहुत मुश्किल है ये। मेरे हिसाब से सूचना के अधिकार का बेसिक प्रिमाइस ये है कि सरकार लोगों की है, लोकशाही है, लोग इस देश के बादशाह या बेगम है। तो अगर हम इस देश के बादशाह या बेगम है, सब इंफॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए जो सरकारी रिकॉर्ड्स पे है। सरकारी रिकॉर्ड हमारी वजह से बनते हैं। हम पार्लियामेंट और असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं जो पब्लिक सर्वेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो ये पूरी चीज का लेजिटिमेसी जिसको कहते हैं वो हमारे जरिए है, जनता के जरिए है, नागरिकों के जरिए है। तो हमारा अधिकार है कि जो कानून में बाधा डाली, कानून में एग्जम्पशंस डाले हैं, उसको छोड़ के सब सूचना डिफॉल्ट मोड में मेरी है। अगर कानून ने भी ये कहा है कि अगर अपील में भी जाओ तो आपको कहने की जरूरत नहीं है कि क्यों सूचना देनी चाहिए। सूचना अधिकारी को ये बताना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं दे रहा है और कानून के कौन से प्रावधान के तहत नहीं दे रहा है। तो इतना कह के मैं रुक जाऊंगा। अगर कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो बड़े खुशी से कहूंगा। ये हमें मान लेना चाहिए कि सूचना का अधिकार उतना ही महत्व का है जितना बोलने का अधिकार है, पब्लिश करने का अधिकार है। अगर मैं इसे कुछ चीज की सूचना नहीं मिल सकती है तो पब्लिश भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता उसके बारे में। ये उतने ही महत्व का है। ये बात कहीं ना कहीं छूट गई है। हम भी हमारे नेगोशिएशन में बात करने में ये बात को अहमियत नहीं देते हैं कि आरटीआई हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, और उसको वार पे वार किए जा रहे हैं। कोर्ट्स वार कर रही हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन वार कर रहे हैं। इसको हमें रोकना पड़ेगा, नहीं तो हमारे दूसरे फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार पे भी असर हो सकता है। धन्यवाद। जी गांधी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में राजेंद्र सर भी हैं, श्री राजेंद्र गहरवार जी हैं, पत्रिका समूह के सतना और सागर के आप संपादक हैं। तो हम उनको भी सुन लेते हैं इस विषय पर, और उनके और भी अनुभव, चूंकि पत्रकारिता के क्षेत्र से उनका एक लंबे अरसे से जुड़ाव रहा है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो उनके पास आते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आरटीआई भी लगाते होंगे, स्कूलों के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, सहकारी संस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं मिलती तो फिर पत्रकारों के पास ही जाते हैं, संपादक महोदय लोगों के पास ही जाते हैं कि देखिए साहब ये हम जानकारी लेना चाह रहे थे और इस तरह से हमें जवाब मिला है।
तो इस तरह से बहुत सारे मानदेय रहते हैं और उनके स्वयं के भी अनुभव हैं। राजेंद्र गहरवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शिवानंद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तो 97 जो आहुतियां हैं आपकी आरटीआई को लेकर, और इसके लिए मैं तहे दिल से राहुल सर का, आत्मदीप सर का, गांधी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वो जिस शिद्दत के साथ आपका हौसला बढ़ाते हैं उसका ही असर है कि अब हम 100वें एपिसोड की ओर बढ़ रहे हैं। और एक ये मील का पत्थर बनेगा, एक क्रांति है ये सूचना के अधिकार कानून के संरक्षण के लिए जो आप कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। मैं 3-4 चीजें कहूंगा कि दरअसल अभी गांधी सर ने कहा, बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूं कि हमारे जैसा काम आरटीआई जो के लिए काम करते हैं वो बल्कि हमसे ज्यादा मजबूत, कानूनी तौर पर ज्यादा मजबूत। मतलब जब आरटीआई नहीं था उस समय से हम लोग जम कर रहे थे। आत्मदीप सर तो हम सब लोगों के मार्गदर्शक हैं और प्रेरणा स्रोत हैं, तो ये इन्होंने तो बहुत सारे बम्बार्डिंग की है, लेकिन उसका एक अलग आनंद था। कोई ऐसी सूचना जो पूरा तंत्र दबाना चाहता था, रखना चाहता था, और उसको हम हासिल करते थे और उसके बाद खबर लिखते थे, उस पर काम करते थे। पर ये संघर्ष हमेशा से रहा है, क्योंकि हम जो जर्नलिस्ट होते हैं, जर्नलिज्म में जो काम करते हैं, वो हमारा काम सूचनाएं देना ही है पब्लिक के बीच में। जो वो आपको कानूनी अधिकार हर किसी को मिल गया है, एक रिपोर्टर ही बन गया है। हाँ, अब उसकी जिम्मेदारियां और बाकी चीजों पे हम आगे बात करेंगे। तो वो संघर्ष हमेशा से, पारदर्शिता का संघर्ष हमेशा से रहा है। अब बहुत बड़ी बात क्या कहें, हम अपने बच्चे के मोबाइल देखना चाहें तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। तो ये मतलब पारदर्शिता उसे भी स्वीकार नहीं है ना, तो स्वाभाविक बात है। जैसे कि मैं 2 चीजों से बहुत उसमें रहता हूं, और खासतौर से ये आत्मदीप सर के संगत का भी असर है कि उन्होंने बहुत छोटी छोटी जानकारियां, बहुत ऐसी कानूनी पॉइंट्स, हम अक्सर जब भी निकलते थे अपने ऑफिस से रिपोर्टिंग के लिए, तो एक ठिकाना जरूर आत्मदीप सर का होता था। कहीं से घूम फिर के हम बल्लभ भवन जाएं, या उस समय हम चुनाव आयोग का भी काम देखते थे, चुनाव आयोग जाएं, उधर से लौटते हुए सर के पास ही आते थे और फिर कुछ ना कुछ हम ग्रहण करके जाते थे। तो हमारी समझ और परिपक्व हुई आरटीआई को लेकर। तो सबसे बड़ी बात, जैसे कि अभी मैं सीएम हेल्पलाइन पे भी बात करूंगा, इसी तरीके का एक सीएम हेल्पलाइन का इशू भी है। अभी हमारे 2 रिपोर्टर ऐसे हैं जिन्होंने सीएम हेल्पलाइन को लेकर खबर बनाई कि फर्जी शिकायतों की बाढ़। तो मैंने कहा कितने केसेस हैं, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने 2 साल में 2500 शिकायतें। हमने कहा बिल्कुल उसको एक्सपोज करना चाहिए, उसे बताना चाहिए। तो किस तरह से एक दुरुपयोग भी कर रहा है, हम ये कह सकते हैं, मान सकते हैं इस बात को। लेकिन हम ये कह के उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं जो उसको, शिकायत को क्लोज कराने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं। हम उनको पैसेज दे रहे हैं कि ये तो लोग बड़ी फर्जी शिकायतें करते हैं। आप उसका रेशियो देखो ना कि कितने प्रतिशत लोगों को उससे मदद मिलती है। अगर उनका हैंडपंप बिगड़ा हुआ है, हैंडपंप खराब है, उनकी कितनी बड़ी जरूरत है, इस गर्मी के बीच में उनको पानी नहीं मिल पा रहा, वो कितने किलोमीटर दूर पानी लेके आ रहे हैं। जब वो सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करते हैं, वो L1, L2, L4, L3, L4 मतलब फिर उसका उस अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी तय होती है, सस्पेंशन होता है। मैं मतलब थोड़ा लीक्स हट के इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे समझाने में थोड़ी आसानी हो। तो आप मतलब वो आदमी कितना संघर्ष करता है एक अपने छोटे से हैंडपंप को ठीक कराने के लिए। तो L1, L2, L3, तो हमने कहा कि इससे कितनी लोगों को मदद मिलती है। आप फर्जी शब्द इस्तेमाल करके आप इस पूरी क्रेडिबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं और उन लोगों के हाथ में जाना चाहते हो जो ये कह सके कि अखबार का वो खबर रख के देखें, अरे साहब ये तो फर्जी शिकायतों का काम है, यहाँ पे फर्जी शिकायतें होती है। आरटीआई को लेकर भी एक इसी तरह का माहौल बनता है। तो मैं आपको कहा ना कि पारदर्शिता किसी को बर्दाश्त नहीं हो, चाहे वो कितनी भी लिबरल संस्था हो और चाहे लिबरल लीडरशिप, वो हर किसी को लगता है उसकी काम में बाधा है, उसके काम को एक्सपोजर है, उसके काम का
लोगों को के बीच ये इसकी डिटेल जानी है, तो ये बर्दाश्त नहीं होता है। और हमने उदाहरण दिया कि आप अपने बच्चे का मोबाइल देखो, वो पारदर्शिता का इशू है कि वो क्या गेम खेलता है, क्या पढ़ाई करता है, खासतौर से जब हम ऑनलाइन में जब एजुकेशन के दायरे में रहे, जब बच्चे तब काम करते रहे, उसमें कितने बच्चों ने उसका इस्तेमाल इस पे किया है। तो ये संघर्ष तो हमेशा चलता रहेगा। बस थोड़ी सी हमें कुछ चीजों के रिजिडनेस में भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि हम आरटीआई का आवेदन लगा के ऐसा लगता है कि जैसे हम सामने वाले को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। हम कटघरे में किसी को खड़ा नहीं करना चाहते, हम तो इंफॉर्मेशन चाहते हैं। और जब हम अपनी धारणाओं पे नहीं जाए, अगर हमको लगता है कि इस जगह पे बड़ा करप्शन हुआ है या बाकी चीजें हुई है, एक हमारा एक परसेप्शन है ये, पर जब हम सूचना के लिए जाते हैं तो हमको सूचना में टू द स्पेसिफिक पॉइंट में बात करनी चाहिए, पॉइंट पे बात निकालनी चाहिए अपने को। और जब हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उसको संबंध स्थापित करें। दूसरी बात है कि जो हम आरटीआई से जानकारी इकट्ठी करते हैं, उनके एक समुचित इस्तेमाल के लिए भी एक बड़ी दिक्कत है। मतलब 99% मुझे लगता है कि आरटीआई का उस तरह से उपयोग नहीं होता, या उस तरह की एनालिसिस नहीं होती, या उस तरह की चीजें हम मतलब अंतर संबंध स्थापित नहीं कर पाते। वो व्यक्तिगत ही चीजें होकर रह जाती हैं, या तो हम उसको किसी फोरम पे ले नहीं जाते, किसी उसमें हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो दरअसल वो मृत प्राय हो जाती है। फिर दूसरा उदाहरण मैं दूंगा कि मैं किसी उस कंसर्न का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे एक बड़ी दो चीजें मुझे बड़ी जान के हैरानी हुई। एक तो एक व्यक्ति ने एक मतलब नीचे कमर्शियल का हिस्सा था, ऊपर पूरा उसका था आवासीय का था। उसने क्या किया कि उस पूरे हिस्से को तोड़ के उसने पूरी दुकानें 4 मंजिल तक की दुकानें खड़ी कर दी उसने, अपने ऊपर से। अपने को लगा कि ये तो खराब काम है, ये तो मतलब गलत काम करा इसने। और ये एक जो आवासीय है वो कमर्शियल में कैसे तब्दील हुई है, या तो फिर लैंड यूज और बाकी चीजों को चेंज होना चाहिए, नियम कानून के तरीके से चेंज होना चाहिए। तो हम उसके पीछे जब लगे, ये आरटीआई के पहले की बात है, तब हम ऐसी चीजें नहीं निकाल सकते थे। वो अपने ही तरीके से चीजों को हमर करते हुए धीरे धीरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से जोड़ते हुए, तो जब हम उसके इन्वेस्टिगेशन में पहुंचे तो ये पता लगा कि उसने नगर निगम से मिली भगत करके बिना किसी कारण के अकारण उसने एक नोटिस कटवाया अपने लिए कि आपने गलत तरीके से आवासीय जगह को कमर्शियल में तब्दील किया है, इसके बारे में ना आपने कोई आवेदन लगाया है ना कुछ भी किया है। तो उस नोटिस के आधार पर उन्होंने एक केस बनाया नगर निगम ने, और जब केस बन गया चुपचाप रखे रहे उसको। उसके बाद व्यापारी ने और उसने मिली भगत की और वो चले गए लोक अदालत में, और लोक अदालत में प्रस्तुत हुए और ये कहे कि हम पे जो जुर्माना और बाकी चीजें लगाए नगर निगम, हम करने को तैयार हैं और ये हमें इसकी परमिशन। आप सच मानिए कि जितना गुना ज्यादा उसका पैसा जमा होना चाहिए था, उसका एकमात्र मुश्किल से 2 या 3% रकम में वो मामला सेटल हो गया, और चुपचाप उसने दुकानें बना ली और तमाम सारी। जब हम इसके उसमें लगे तो लोक अदालत के फैसले, अब चूंकि लोक अदालत के फैसले की कहीं और अपील होती नहीं, तो वो मामला हो गया। और उसके बाद से आज वो पूरी जो जमीन है, जो जगह है, वो पूरी कमर्शियल एकदम से पूरी शुद्ध व्यवसाय, वो उसकी जो आवासीय जगह थी वो कमर्शियल तब्दील हो गई। सब ने दुकानें उसी नियम, उसी कायदे के आधार पे बना ली। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, एक बड़ी कंपनी है जिसने मतलब बहुत सारा मैनिपुलेशन करके या सेटिंग करके बहुत लंबा चौड़ा उसने काम लिया। तमाम सारे सवाल उठे, तमाम सारी चीजें हुई, लोग उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हुआ है, और उसमें लोग तमाम धरने प्रदर्शन सारी चीजें की, हाई कोर्ट और तमाम सब, हाई कोर्ट में उसका केस भी लगाया उन्होंने। तब पता लगा कि वो संबंधित व्यक्ति जो है अपनी ओर से एक आदमी हाई कोर्ट में अपील करवा देता था कि इन्होंने गलत तरीके से ये लिया और तमाम सारा कुछ किया है, सेटिंग का मामला है, फलाना ढिमाका। मतलब वो तमाम मुद्दे जो हाई कोर्ट में उठाए जा सकते थे, जिन पे चीजें हो सकती थी, तो उसने अपने ही आदमी से लगवा दिया। और जब उसको सुनवाई के लिए हुआ तो कोर्ट ने कहा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, तो उसने कोई डॉक्यूमेंट दिया नहीं, तो एक तरफा मामला हो गया। मतलब उसको कोई पैरवी नहीं हुई, कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं हुआ, तो हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया।
तो उसका असर ये हुआ कि जब हम मतलब जब जेन्युइन तरीके से जब उसने हम कोई व्यक्ति प्रेजेंट हुआ और उसने अपनी पिटीशन लगाई, तो उसकी ओर से एकमात्र जवाब दिया कि ये तो पिटीशन ऑलरेडी लगाई जा चुकी है और खारिज कर चुकी है, इसमें कुछ तथ्य नहीं है ना, कोई तर्क नहीं है ना। और एक सामान्य भाषा में उसने बातों को लेके और उसको खत्म कर दिया। तो ये जो द्वंद है, मेरा समझाने का आशय ये था कि आरटीआई के दायरे से मैं बाहर की बाकी चीजें व्यवहारिक तरीके से मैं बात कर रहा था। तो इसमें दूसरी बात है कि अभी एक बिजली के संकट को लेकर बात लगातार हो रही है। ये आत्मदीप सर और तमाम सूचना आयुक्तों की देन ही है कि उसकी वजह से वो चीजें हासिल हुई कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस तरह के एमओयू बिजली कंपनियों से किए। एक फिक्स चार्ज किया था, मतलब आप बिजली खरीदो या नहीं खरीदो, इस्तेमाल करो या नहीं करो, लेकिन आपको कंपनियों को पैसा देना पड़ेगा। और ये छोटी मोटी रकम नहीं है, 10,000 करोड़ रुपए का पेमेंट कर चुकी है सरकार, जिस बिजली का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मतलब आप किसी एक कंपनी से कर लें कि आप कार का इस्तेमाल करेंगे चाहे नहीं करेंगे, लेकिन आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो आपके परिवार ने पूरे साल भर कार का इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन आपने उस कंपनी को पैसा पेमेंट किया। ऐसा क्या करेंगे हम निजी जीवन में? इस तरह का अनुबंध कर सकते हैं क्या? लेकिन सरकारों ने ऐसा किया, और ये आरटीआई की ही ताकत है, आरटीआई की ही महिमा है कि ये सारे डॉक्यूमेंट आए। अभी आत्मदीप सर ने मैहर ट्रस्ट की का जिक्र किया है और नित्यानंद जी ने भी किया है। नित्यानंद जी तो कई चीजों पे हम लोगों ने मिलकर काम किया है। हम कई चीजों पे कहते थे कि यार हम पे इस पे कुछ काम करना है तो कुछ आप आरटीआई लगाओ, और ये जो संघर्ष करते थे लगाते थे, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने उसके साथ एक्सपोज की। तो मैहर मंदिर ट्रस्ट का के आवेदन लगा के और ये जानकारी निकाली गई कि जो वहां पे रोपवे लगा हुआ है, ये वही कंपनी है जो अभी हमने बद्रीनाथ में देखा कि किस तरह का बड़ा हादसा हुआ और 22-23 लोग 4-5 दिन तक फंसे रहे उसमें रोपवे के ऊपर, और बड़ी मुश्किल से लोगों की जान बचाई है, कुछ कैजुअलिटी भी हुई। उसी कंपनी का यहाँ पे लगा। मेरा आशय ये नहीं है कि वहाँ हादसा हुआ है तो कंपनी कोई हादसे की इस तरह की आदि है और उस तरह का, पर वो सुरक्षा और बाकी चीजों पर, और फिर हम लोग उसके अनुबंध पे आए। तो उस पे आप ये देखिए कि उसमें कोई ट्रैकिंग ही नहीं है। मैहर मंदिर जो ट्रस्ट है उसने कोई ट्रैकिंग का हिसाब किताब नहीं बनाया। मतलब वो जो कह दे इतने लोग आए और इतने लोगों ने रोपवे का इस्तेमाल किया, हम उसी पे मान जाते हैं, उसी पे हम कर देते हैं। अगर उसने रसीद नहीं काटी है, लोगों को पैसे लेके सीधे उनको दर्शन करा दिया, तो जो करीब करीब करोड़ों रुपए का साल का टर्नओवर होता है रोपवे से, उसके बारे में कोई पारदर्शिता नहीं। तो अभी उस पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ और उस पर कलेक्टर ने कमेटी गठित की है जो उन सब मामलों की जांच कर रही है। फिर अनुबंध के पार्ट में भी मतलब ऐसी चीजें थी कि ग्राहक से तो मतलब जैसे हम रोपवे का इस्तेमाल करते तो कंपनी ने तत्काल पैसा ले लिया, लेकिन वो जो मंदिर ट्रस्ट को पैसा देंगे वो 6 महीने में देंगे, तो उसके ब्याज और बाकी तमाम सारे सवाल खड़े हुए। फिर उसमें फिर देखिए ना कि मतलब रास्ते कैसे निकलते हैं। तो उसने ये लिखा कि हम 6 महीने में पैसा इसलिए देंगे क्योंकि हमारा जो वो होता है तो ऑफ सीजन, मतलब वो उनका कहने का आशय है कि जो पहली नवरात्रि, जो दशहरे की नवरात्रि होती है और रामनवमी की नवरात्रि होती है, इसके बीच का जो हिस्सा होता है ऑफ सीजन होता है, उस टाइम पे नहीं होता। लेकिन हमको एक हर महीने का जो तय है वो एक सही तय है, और मेंटेनेंस का इश्यूज भी है, वो तमाम सारे। लेकिन वो ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्लाज है वो स्वीकार नहीं होने चाहिए। तो उन्हें लग रहा था कि इसकी इन्फॉर्मेशन बाहर कुछ जानी नहीं है, तो आपस में बैठ के अंडर टेबल उन्होंने साइन कर लिया तमाम से। उस पर कुछ सुधार हुए हैं, उस पर तमाम पारदर्शिता सीधे कट रही है, उनके बारे में भी पता लग रहा है। अब तो हालत ये है कि वहां पे कंपनी ने सिर्फ वो ऑपरेटर्स रखे हुए थे, बस हो गया, एक आदमी रखा हुआ था। अभी उन्होंने स्टाफ बढ़ाया है और वो तमाम सारी चीजों पे कर रहे हैं। तो हम 4-5 चीजें कहते हैं कि अगर हमें कोई इस तरह के मामलों में ब्लैकमेल करने वाला या इस तरह का जो एक धारणा बनाने की कोशिश चलती है, तो मुझे लगता है इससे विपरीत होने की जरूरत नहीं है, ये होता है। और अगर आरटीआई के मामलों में या किसी भी मामले में कहें तो सर्वाधिक जो ठगी होती है या धोखाधड़ी होती है वो तमाम सारी चीजें होती है तो पुलिस वाला बन के होती है। हम आए दिन खबर करते हैं कि फर्जी दरोगा, और इससे हम
मतलब कोई पुलिस की क्रेडिबिलिटी पे थोड़ी सवाल खड़ा कर सकते हैं। तो अगर आरटीआई के नाम पर किसी ने कुछ गलत किया होगा, इसका मतलब ये था कि पूरा सिस्टम ही, मतलब जो आरटीआई में काम करने वाले लोग हैं वही खराब है। पत्रकार के नाम पर भी इस तरह के लोग करते हैं, मुझे तुम जानते नहीं हो, तुम्हें पहचानते नहीं हो, फलाना ढेमाका तमाम सब। अभी तो मुझे एक बस कंडक्टर है, वो कभी किसी अखबार में काम किया हुआ था, उसने कार्ड बना लिया था। अब उसने कार्ड क्या बनाया था, जिला संवाददाता। अब वो थानों में धमकाए, यहाँ धमकाए, वहां धमकाए। तो मुझे एक टीआई ने फोन करके बोला कि ये फला व्यक्ति को जानते हैं क्या, वो पत्रकार है। यार मैं तो जानता नहीं। उन्होंने उसकी कार्ड की फोटोकॉपी भेजी मुझे। तो अब उसका भाग्य दुर्भाग्य जो भी कहिए, वो मैंने उसको फोन लगाया और मेरे सामने वो खड़ा हुआ था ऑफिस में। तो हमने कहा कि कहाँ पे अखबार में काम करते हो? तो कहा कि मैं तो बस में कंडक्टर हूँ। तो हमने कहा बस में कंडक्टर, तो अभी तुम काहे के लिए ऑफिस आए हो? तो उसने वो आरटीओ की और पुलिस की तमाम शिकायत की एक लंबी फहरिस्त लेके आया हुआ था। मैंने देखा, उसको बैठाया, हमने कहा कि यार तुम इस तरह का जो 420 काम गलत तरीका है तुम्हारा। उसने कहा कि जब हमने नौकरी छोड़ी थी तो उसने हमसे 2000 रुपए लिए थे, हमको उसने कार्ड दिया था। अब उस कार्ड को देखने के बाद अगर पुलिस क्वेश्चन हमसे करने लगे तो मतलब ये उसकी भड़ास हो सकती है, लेकिन हमें उससे विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे नाम पे, मतलब पत्रकारिता के नाम पे कुछ गड़बड़ तो किया ना उसने। तो ये इस तरह की चीजों से विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये संघर्ष सदियों का है, सूचना छुपाने का, सूचना प्राप्त करने का। और इस संघर्ष में तो हम लोगों की पता नहीं कितनी पीढ़ियां खप गई हैं, कितना चीजें हो गई हैं। जब हम खबर छापते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में सूचना एकत्रित करके हम खबर लगाते हैं, तो हमारे बारे में कोई अच्छी धारणा उसके मन में थोड़ी होती है। उसके जो आसपास के जुड़े हुए लोग होते हैं, तो वो अरे 2 कौड़ी के पत्रकार, उसने ये कर दिया, उसने एक मतलब मंत्री का है, उस बड़ा औरा होता है ना, मतलब उसके आसपास रहने वाले लोग किस दम्भ में होते हैं ना। वो तो मतलब एक वो डायलॉग है ना उसका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, कि कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। ये तो वही होते हैं ना कि अपुन ही भगवान है। अब उस भगवान के बारे में आप कुछ टिप्पणी करोगे, कुछ करोगे, उसके पीछे कुछ लगोगे, तो स्वाभाविक है कि आपके बारे में या मेरे बारे में उसकी धारणा ठीक नहीं होगी। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब हम खबर छापते रहते हैं, तो वो तब तक ब्लैकमेलर और बाकी जितनी भी चीजें कर चुका होता है सब। लेकिन जब उसको लगता है कि उसका कोई दाल नहीं गलने वाली है, उसका कुछ नहीं होने वाला है, उसके बाद वो बिल्कुल एकदम से विश्रांत मुद्रा में हो जाता है कि अब भैया जितना ठोकना है आप ठोकते रहो, जितना छापना है छापते रहो, जो दुर्गति हमारी करनी है आप करते रहो, मैं समझ गया कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप इन चीजों पे कभी भी आप घबराएं नहीं, इन चीजों पे कभी आप हुए नहीं। वो हर प्रोफेशन में, हर काम में अपने निहित स्वार्थ निकालने वाले लोग होते हैं, लेकिन उन लोगों से आप पूरे सिस्टम को नहीं कह देते। आखिरकार हम जिस पुलिस को भ्रष्ट और तमाम सारी चीजों करते हैं, हम उसी के सिस्टम पे यकीन भी करते हैं और तमाम सारे लोगों को हम देखते हैं और उस पर हम काम लेते हैं। तो अब बहुत सारी बातें कानूनी तौर पे उसके कानूनी राइट्स पर अभी आत्मदेव सर ने और गांधी सर ने बता ही दिया है। व्यवहारिक चीजें जो हम लोगों की पीड़ा थी, वो दर्द हम लोगों ने झेला है कि किस तरह की एक सूचना के लिए हम बार बार जाते थे, और कभी ऐसा नहीं होता था कि नहीं तुम जानते नहीं हो हम पत्रकार हैं, तुम सूचना दोगे कैसे नहीं, तुम बताओगे कैसे नहीं, ऐसा कतई नहीं होता था। अगर मान लीजिए कि बाबू ने नहीं दिया है, तो हमने किसी ऐसे असंतुष्ट को ढूंढा, फिर उसको तलाशा, फिर उससे इंफॉर्मेशन ली, फिर कुछ ना कुछ धीरे अपने अपने सोर्स बनाए, उनसे चुपके से पेपर लिए, और पेपर लेने के बाद मतलब एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊंगा कि एक कलेक्टर अमर सिंह हुआ करते थे, बड़े बढ़िया, मतलब एक अच्छे प्रशासक थे, लेकिन वो होता है ना अपुन ही भगवान है ना, तो वही था। एक व्यक्ति की मौत हो गई, प्राइमा फेसी डॉक्टरों ने बातचीत में कह दिया कि भूख से मौत हो गई। उसमें मध्य प्रदेश का राष्ट्रपति शासन था, वो बाबरी विध्वंस के बाद जो 4 राज्यों में लगा था। तो चूंकि
विधायक मंत्री और बाकी चीजें तो सिस्टम सरकार तो थी नहीं, राज्यपाल का शासन था, तो उसकी वजह राष्ट्रपति का शासन था, राज्यपाल ही उसके मुखिया थे, तो अफसर तो उस समय और बड़े लंबे भगवान की स्थिति में थे। तो हमने खबर छापी कि भूख से मौत। कलेक्टर साहब को बहुत ही बुरा लगा। उसके बाद उन्होंने अगले दिन रिपोर्ट लेके और तमाम सारी चीजें लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गया था, तो उन्होंने नाम चाहे मैंने लिया, लेकिन मुझे टारगेट करने की कोशिश की कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको जानकारी नहीं होती है और वो अखबार में इस तरह की चीजें करते हैं और फलाना ढेमाका। मुझे भी वो कॉपी मिली, एफआईआर की कॉपी, मतलब जो मर्ग इंटीमेशन था वो रिपोर्ट थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और फलानी थी ढिमाकी थी, जिसमें उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि उसके पेट में दाने निकले, मतलब उसकी जो भोजन की थैली थी उसमें दाने थे, तो भूख से नहीं मरा है। अगले दिन फिर हमने खबर छापी कि पहली बात तो हमने क्वेश्चन किया कि टीएम रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट में प्रोड्यूस होता है, वो कलेक्टर के पास गया कैसे, और कलेक्टर ने उसको साधनिक करने के लिए, अपनी सफाई के लिए उसको साधनिक करने की कोशिश क्यों की। इसका मतलब कुछ छुपाना चाहते थे, पर जो पत्रकारिता की भाषा होती है, आप सर लोगों से सीखते हैं, हम लोग सीखते रहे हैं कि लिखा कि मरने से पहले चंद दाने ही खाए थे, वो भी नहीं पच पाए थे और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अगले दिन कलेक्टर ने फिर फोन करके कहा और कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूँ भैया वो भूख से मरा है, अब मेरी जान छोड़ दो, मेरी चीजें ले लो। पर चूंकि उसके पीछे की जो हमने बाकी चीजें डॉक्टरों से बात करके तमाम सारी चीजें करके और हम उसके जो साइंटिफिक तरीके हैं उस पे और उसका हेमोग्लोबिन और बाकी चीजें, मतलब क्या क्या काउंट करती थी जिसपे से वो मर सकता था व्यक्ति, वो चीजों को हमने उसमें ले रखा था, उस पर हमने काम किया हुआ था। तो ये हम लोग तो सूचना के लिए बचपन से काम करते आ रहे हैं, शुरुआत से काम करते आ रहे हैं, तब ये तब कानून नहीं था, तो हमें इंफॉर्मेशन तो दूसरे माध्यमों से ही लेनी पड़ती थी, तो हमारे लिए ज्यादा चैलेंजिंग था। अब हमारे लिए भी ज्यादा इजी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार जी। शिवानंद जी, आप बहुत इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं। जी आदित्य सर, स्वागत है, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? भाई राजन जी, गौरवार ने जो कुछ कहा उसमें कुछ जोड़ते हुए हम अपनी पीड़ा साझा करना चाहेंगे कि सूचना के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार, जैसा अभी भाई चले कि हमारा ये मौलिक अधिकार, इस मौलिक अधिकार के प्रति हमारी देश की पत्रकार बिरादरी उतनी जागरूक क्यों नहीं है जितना कि उसको होना चाहिए, या जितने आम लोग जागरूक या इस्तेमाल करते हैं उतनी भी पत्रकार बिरादरी क्यों नहीं है। और ये लोकतंत्र का स्तंभ कहा गया है। अदालतों के अलावा लोगों को मीडिया का ही सहारा है, जिससे उनकी पीड़ा को आवाज मिलती है, कई समस्याएं उजागर होती है, भ्रष्टाचार उजागर होता है और उसको दूर होने में मदद मिलती है। लेकिन सूचना के अधिकार के मामले में ऐसी स्थिति हमको कहीं दिखाई नहीं देती, मीडिया की ऐसी भूमिका। अगर पत्रकार बिरादरी के ज्यादातर लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं, खास करके सूचना के अधिकार के बारे में अच्छी तरह वाकिफ हो जाएं, इसकी उपयोगिता, इसके महत्व को समझ लें और उस बारे में कलम चलाएं, तो सूचना के अधिकार पर अमल की स्थिति, इसके अमल में जो कठिनाई आ रही है, उन सब के बारे में स्थिति बहुत कुछ बदल सकती है। केवल देश में अभी तक आरटीआई एक्ट लागू हुए 16-17 साल में केवल 1-2% लोग अभी तक यूज करते हैं। ये संख्या भी बहुत बढ़ सकती है अगर मीडिया इस अधिकार को और इसके क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिल सकती है। हम जब एक पत्रकारों के राष्ट्रीय महासंघ के पदाधिकारी थे और तब सूचना का अधिकार नया नया आया, तब हमने चंडीगढ़ में, देहरादून में और कोलकाता में पत्रकारों की वर्कशॉप करके उनको विशेषज्ञों के जरिए समझाने की कोशिश की थी कि देखिए ये आम आदमी से भी ज्यादा पत्रकारों के लिए, उनके प्रोफेशनल बेटरमेंट के लिए कितना महत्वपूर्ण औजार आपके हाथ में आ गया आरटीआई के। इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करके आप भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ी के बहुत मामले उजागर कर सकते हैं, बहुत एक्सक्लूसिव खबरें कर सकते हैं, लेकिन उसका भी अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आया। एक जनसत्ता के जब हम राजस्थान ब्यूरो चीफ थे तो हांगकांग में एक वर्कशॉप हुई थी, एक
अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ IFJ जिसको कहते हैं, उसका संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भी उसका प्रतिनिधित्व। उसकी वर्कशॉप में हम गए हांगकांग में, और हमने वहाँ प्रस्ताव रखा, इसको मंजूर करके IFJ ने भी पत्रकारों की पूरी विश्व बिरादरी से यह अनुरोध किया कि वो सार्वजनिक हित में सूचना के अधिकार का अधिक से अधिक इस्तेमाल करे और इसको पत्रकारिता के उन्नयन के लिए भी इसका काम में लें। लेकिन उस आह्वान का भी भारत में कोई असर हमको नजर नहीं आता। केवल एक पत्रिका अखबार हमने देखा है जो राजस्थान में जब सूचना का अधिकार देश के लोगों को देने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, तब से इस अधिकार को समर्थन और मजबूती देने के में कुछ चीजें छापता आया है। पत्रकार आप देखते हैं, पत्रकारिता RTI एक्ट के स्थापना दिवस की पत्रिका में और ऐसे इक्का दुक्का अखबार में आर्टिकल छपते हैं सूचना के अधिकार कानून और इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में। और पहले तो पत्रिका को साधुवाद देना चाहेंगे उसके इस योगदान के लिए। पत्रिका का जो नाम होता है पहले पेज पे, उसके बाजू में जो पैनल कहते हैं, वहाँ एक बॉक्स छापता था पत्रिका की, अगर आपका कोई काम अटक रहा है तो सूचना के अधिकार का इस्तेमाल। पत्रिका के जो सर्वे सर्वाएं माननीय गुलाब जी कोठारी, उन्होंने बुद्धिजीवियों की बैठक में ये कहा है मध्य प्रदेश में कि हर साल हर आदमी को कम से कम 2 RTI लोकहित के विषय में अवश्य लगानी चाहिए। और अभी भी हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में RTI के बारे में सबसे ज्यादा खबरें और आयोग के फैसले के बारे में पत्रिका में छपती है। दूसरे जितने भी बड़े अखबार हैं हिंदी अंग्रेजी के, जो अपने आप को सबसे ज्यादा बिकने का दावा करते हैं, वो इस सूचना के अधिकार से जुड़ी खबरों को सूचना आयोगों के माध्यम से कभी कभी जगह देते हैं या नहीं ही देते हैं, ये स्थिति है। और एक और अपना अनुभव मैं आपको बताऊं कि यहाँ भोपाल तो राजधानी है, यहाँ पत्रकार जिलों के पत्रकारों से ज्यादा उनको मानते हैं कि जानकार होने चाहिए। तो जब भी हमारे पास आते थे कि हमको कोई आज खबर नहीं है, आप कोई एक्सक्लूसिव खबर दीजिए, तो हम उनको मौखिक बताते थे कि देखिए पूरी खबर लिख के और आपको दें, इसका हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अकेले शिकायतों का निपटारा करना है। आपको हम मौखिक बता देते हैं और ये फैसले की प्रति देते थे कि इसकी कैसे खबर बनेगी, इसका सार क्या है और इसको किस रूप में आप प्रेजेंट करें, इसका इंट्रो क्या होगा, मतलब शुरुआती करा, ये भी हम समझा देते थे। पत्रकार रहे थे तो हमको न्यूज़ था, लेकिन उसके बाद भी ज्यादातर पत्रकार खबर नहीं बना पाते थे। और राजेंद्र गहरवाड़ जी जैसे इक्का दुक्का पत्रकार थे जो हम बताते थे उससे भी ज्यादा मेहनत करके पूरे आदेश पढ़ के उसमें निकाल के सवाल जवाब करके और बहुत अच्छी खबर छापते थे, जिससे लोगों को सीखने को मिलता था। अगर अखबार अभी तक छोटे अखबारों में ही ज्यादा स्थान मिलता है हमारे वेबिनार की खबरों को, तो अगर मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो सूचना का अधिकार जैसे गायब ही है टीवी चैनल। अभी कोई परिचर्चा आपने इस पे नहीं सुनी होगी, किसी अखबार में लेख नहीं पढ़ा होगा सूचना के अधिकार के बारे में कि कोई परिचर्चा की जा रही हो किसी के द्वारा। तो अगर पत्रकार बिरादरी इस अधिकार के बारे में, जो सूचना आयोग अच्छे फैसले ले रहे हैं, उनको महत्व देना शुरू करे, इसके क्रियान्वयन में कठिनाइयां आ रही है उनको बस करना शुरू करे, सरकार के स्तर पर क्या कमी है, जनता के स्तर पर क्या कमी, तो स्थिति में बहुत सुधार आ सकता है। और जैसा माननीय शैलेश जी ने कहा कि जन दबाव बनाना सारी समस्याओं का सबसे बड़ा इलाज है, ये जन दबाव भी मीडिया के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों को बन सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, अभी जो इंडियन एक्सप्रेस में असिस्टेंट एडिटर हैं श्री श्यामलाल यादव, वो बहुत अच्छी पत्रकारिता पढ़ के और वो गए, उन्होंने इसी वेबिनार में भी और हमारे साथ वो लोकसभा टीवी पे भी चर्चा में थे, उन्होंने बताया कि मुझे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं अच्छी पत्रकारिता के लिए, खोजपूर्ण रिपोर्टिंग के लिए, वो सारे के सारे पुरस्कार उन खबरों पे मिले हैं जो मैंने RTI लगा के जानकारी हासिल की और उस जानकारी के आधार पर खबरें लिखी। और पत्रकार के रूप में उनका कैरियर का ग्राफ इतना तेजी से आगे बढ़ा है। श्यामलाल जी का बिल्कुल सामान्य परिवार से है, लेकिन आज दिल्ली में बहुत पत्रकारिता के केंद्र बिंदु की तरह है। उनसे उन्होंने किताब भी लिख दी बल्कि कि कैसे RTI का उपयोग करके आप अच्छी पत्रकारिता कर सकते हैं। उसके बावजूद हमारे देश में दिक्कत है। हम सबको अपने अपने संपर्क के पत्रकारों से हम यही कर सकते हैं कि अनुरोध करें कि भाई थोड़ा इस एक्ट के बारे में जानो समझो, इसका उपयोग आप खुद भी करो अच्छी खबरों के लिए, और जनहित में जो भी लोग मामले उठाते हैं उनको भी
मीडिया में स्थान। जी बहुत बहुत धन्यवाद आत्मदीप सर। और हमारे बीच में भास्कर प्रभु सर भी जुड़े हुए हैं। भास्कर प्रभु जी कृपया अपने आप को अनम्यूट करें, और आपका वीडियो भी नहीं दिख रहा है। भास्कर प्रभु छोटी जी बात जोड़ना चाहूंगा आत्मदीप ओके, हाँ साहब शैलेश सर प्लीज। 30 सेकंड में एक बहुत ही महत्व का प्रोविजन है जो पत्रकार ज्यादातर अवेयर नहीं है। 20 साल के बाद ए, सी और आई सिर्फ 3 एग्जम्पशन लागू होते हैं, 7 एग्जम्पशन नहीं लागू होते हैं। तो 20 साल पहले बहुत सारी घटनाएं हैं जो बहुत अहम न्यूज़पेपर को इम्पोर्टेंट हो सकती है, उनके बारे में अगर आप सोचें 20 साल के पहले कोई घटना घटी हो वो निकालें तो बहुत बड़ी स्टोरीज बन सकती है न्यूज़पेपर्स के लिए। धन्यवाद। हाँ जी शिवानंद जी। सर थैंक यू, थैंक यू सर। क्या कहा सर आपने कि 20 साल पहले कोई घटना घटी हो, और कैसे? उसको सिर्फ 3 एग्जम्पशंस लागू होंगे, ए, सी और आई। ओके। और सी और आई तो बहुत महत्व के नहीं है, ए ही सिर्फ नॉर्मली लग सकता है, बाकी के 7 एग्जम्पशंस नहीं लगते हैं। तो अगर वैसी जानकारी है तो आपको मिल सकती है, ये प्रोविजन लेके 20 साल हो गए हो तो पुरानी बातों का बहुत बड़ा स्टोरी बन सकता है। तो मतलब इसमें अपन आरटीआई लगाएं और 20 साल पुरानी जानकारी हासिल करें। हाँ, एंड उसमें से बड़ी स्टोरीज बन सकती है, बहुत अच्छी स्टोरीज बन सकती है। जी जी सर बिल्कुल। भास्कर प्रभु जी। अपने आप को अनम्यूट कर लें सर, भास्कर प्रभु जी। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। मुझे कहना है कि सूचना अधिकार इस्तेमाल तो अभी 16 आवाज नहीं, आवाज आ रही है? नहीं आ रही? नहीं, आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा अपना माइक्रोफोन ठीक कर लें, पास में लगा के। अभी आ रही है? हाँ कुछ आ रही। हाँ, तो मुझे कहना है कि 20 साल तो अभी 16-17 साल तो नजदीक हो गए हैं सूचना अधिकार के लिए, लेकिन जितना समय हो रहा है उस वैसे ही सभी बहुत कुछ मेजर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो है सूचना को कैसे नहीं देना, ये पूरी कोशिश चल रही है हमारे देश में। अभी महाराष्ट्र में पहले तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पास हमारी नेटवर्किंग हो रही थी, बातचीत हो रही थी, और एक ऑलवेज एक डायलॉग होते रहा था, और शैलेश जी भी जानते हैं इस चीज को, और बहुत कुछ मीटिंग्स मैं अरेंज कर चुका हूँ। लेकिन अब फिलहाल के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो हैं वो सूचना को कैसे नहीं देना, यही कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आप देखिए कि मैं अभी ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि क्या सक्सेस स्टोरीज है, क्या है, सक्सेस स्टोरीज तो बहुत हैं, लेकिन कुछ मेजर क्रिटिकल इश्यूज रहते हैं जिधर भ्रष्टाचार का रहता है मामला, यहाँ पब्लिक अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और ज्यादा करके सभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होने के बाद वो अपने जूनियर ब्यूरोक्रेट्स को थोड़ा सा सपोर्ट ही करते हैं। रिसेंटली हमने अभी कल ही मैंने शैलेश जी से भी इस बात को डिस्कस की कि कितना जानबूझकर वे सूचना नहीं देना कोशिश करते हैं। मैं नाम लेना भी चाहता हूं क्योंकि मैं नाम तो लेता ही हूँ। वो जो पोरवाल करके जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जो अभी उनको कोंकण डिवीजन का चार्ज भी दिया गया है। अभी सिडको ये एक पब्लिक अथॉरिटी है, और ये पब्लिक अथॉरिटी की बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशंस एक मेरे मित्र संदीप ठाकुर करके हैं, उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन करके पूछा था, और 2 साल के बाद में वो सेकंड अपील सामने आ गई। अभी वो 2 साल के बाद में बोल रहे हैं कि ये बोर्ड रेजोल्यूशंस जो हैं जो पारित हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पेंडिंग है डिसीजन लेने में, वो कंप्लीट पास हो गए हैं। और उस चीज को इंफॉर्मेशन अगर जब पूछते हैं तो हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो कहते हैं कि ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, ये हम नहीं देंगे और देना जरूरी नहीं है। तो जब उनको कहा कि भाई स्पीकिंग ऑर्डर दे दीजिए, तो आप वे सामने वाले से ही पूछते हैं कि भाई आपके पास अगर कोई ऐसा ऑर्डर्स है तो हमें दीजिए, उसके बाद में देखा जाएगा। तो उस चीज की ऑर्डर को पेंडिंग रखी है, और ये सिंपल बात
जो बोर्ड रेजोल्यूशन, जो कैबिनेट पेपर्स भी अगर डिसीजन के बाद में देने के लिए सूचना अधिकार के लिखा गया है, फिर भी हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऐसे ऑर्डर देते हैं आपको जो करना है जाओ, हाई कोर्ट में जाओ। तो ये सब जो चीजें जो चल रही है, अभी पब्लिक का दबाव रहना चाहिए या वो सब रहना चाहिए, ये बोलने की बहुत आसान है, लेकिन सिंगल आदमी को एक आरटीआई एप्लीकेशन करके जब 2 साल के बाद में सामने आता है, वो बंदा क्या पब्लिक दबाव लेके आएगा, वो नहीं ले आ पाता है। ये जानकारी लोगों को हम करते हैं, हम आरटीआई कैंपेन करते हैं, कम से कम 15 साल में कम से कम 500 से 600 मैंने वर्कशॉप्स लिए हैं, स्ट्रीट कैंपेन किए हैं, स्टेशन कैंपेन्स किए हैं, तो ये सब हम करते हैं। लेकिन पब्लिक तो एप्लीकेशन करती है, अभी भी जो एप्लीकेशन करती है वो जो भी है वो सोमोटो इंफॉर्मेशन है। अगर कोई रेशन कार्ड के बारे में पूछता है, रेशनिंग के बारे में पूछता है, या इस फलाने दुकान में कितना ग्रेन्स उपलब्ध है, या मुंबई में कितने टॉयलेट्स हैं, ये सब तो सोमोटो इंफॉर्मेशन में, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो सेक्शन 4 में नहीं आती है। तो मेरा कहता है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि भाई सेक्शन 4 में अगर जो भी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन आती है सेकंड अपील, तो उनकी जिम्मेदारी है ये सेक्शन 4 में बैठता है कि नहीं बैठता है। अगर ये सेक्शन 4 में बैठते हैं तो सोमोटो उन्होंने ऑर्डर देना चाहिए कि भाई ये सेक्शन 4 में बैठता था, और उसके ऊपर पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर वे अपना सेंसर ऑर्डर भी निकाल सकती है, और उसके ऊपर सेक्शन 4 का 1986 के हिसाब में वे एक सेक्शन 4 मैनुअल कॉल कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है। ये जो जितने जो चीजें जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए सूचना अधिकार टोटल फेलियर होता है। पत्रकार लोगों को ये सूचना अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वे भी जूझते रहते हैं। एवरी ऑल्टरनेट डे पत्रकार लोग फोन करते हैं और वो बोलते हैं कि हमने ऐसा एप्लीकेशन किया, तो इसमें हम कैसे सुधार से एप्लीकेशन करें। यानी वे भी जब वे खुद ही सूचना अधिकार के एप्लीकेशन करने के बाद में भी उनको जब इतनी दिक्कतें आती हैं, तो उन्होंने अगर इस चीज के बारे में अपने खुद के एक्सपीरियंस भी लिखनी चाहिए कि भाई हमने इतनी कोशिश की, कम से कम 3 साल लगा, 4 साल लगा सिंपल इंफॉर्मेशन के लिए। और पत्रकार भी देखना चाहिए कि भाई ये जो भी वो सूचना पूछते हैं, आरटीआई एप्लीकेशन करते हैं, वो सेक्शन 4 में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, क्योंकि सेक्शन 4 के बारे में उन्होंने पूरी कंप्लीटली पढ़ाई की नहीं रहती। मैं यूज वर्ड इधर पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि सेक्शन 4 पढ़ाई करना चाहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं है। हर एक चीज सेक्शन 4 में बैठता है, और मुझे लगता है कि जब तक ये पत्रकार जो हैं ये पूरी सेक्शन 4 का इन बिटवीन लाइंस के बारे में भी अगर वे पूरी ये करें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो इंफॉर्मेशन है। क्या पूछते हैं पत्रकार भी पूछते हैं, जो भी सोमोटो इंफॉर्मेशन है, जो गवर्नमेंट में जो चीजें होती है उस चीज के बारे में ही पूछते हैं। जब वो चीजें जब पूछते हैं तो गवर्नमेंट में जो भी चीजें होती है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। और जब सिंपल है कैलकुलेशन, जब पब्लिक डोमेन में आना चाहिए तो सेक्शन 4 के हिसाब में वो पब्लिश होना चाहिए। मुझे लगता है कि पत्रकार लोग ने इसकी टोटल, मैं कहता हूं कि हर एक पत्रकार ने सूचना अधिकार के बारे में मुझे इस चीज में पीएचडी लेनी चाहिए, ऐसे सोच के अगर काम करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत होगा। और जितने भी पत्रकार के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने कंप्लीटली इस चीज के ऊपर ट्रेनिंग रखनी चाहिए, और इस चीज के बारे में कंटिन्यूअस अगर वे करें तो मुझे लगता है कि सूचना अधिकार का अभी जो है, जो पब्लिक अथॉरिटी मिसयूज कर रही है, मैं तो कहता हूं कि इट इज द मिसयूज ऑफ द पावर व्हिच हैज ब्रॉट दिस राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर पावर की मिसयूज नहीं होती तो सूचना अधिकार लाने की जरूरी नहीं थी। पावर ऑफ द मिसयूज यानी अपने जगह की मिसयूज करना, लोगों को कुछ भी नहीं बताना, लोगों को बिलिटल करना, और उसके बाद में अपने फायदे के लिए काम करना, ये मेजॉरिटी है। मुझे ये नहीं सुनना है कि सभी अधिकारी ऐसे नहीं है, सभी अधिकारी वैसे नहीं है। अधिकारी जो है उन लोग जब गलत काम हो रहा है उस चीज को जब बात नहीं बताते, तो मैं कहता हूं कि वो भी इसमें शामिल है। इट इज दी विलफुल ब्लाइंडनेस। मुझे लगता है कि सभी ने एक मार्गरेट हेफरमैन का 15 मिनट का एक टेड टॉक है, उन्होंने देखना चाहिए कि विलफुल ब्लाइंडनेस क्या है। ये सभी जितने भी अधिकारी अपने आप को, कुछ अधिकारी बोलते हैं कि हमने तो ऐसे कुछ नहीं किया, लेकिन यू हैव बीन विलफुल ब्लाइंडनेस ऑफ योर कलीग्स। सो इन टुडेज जंक्चर अगर दूसरा इंफॉर्मेशन कमिश्नर काम सही नहीं कर रहा है
या गलत डिसीजन दे रहा है, उसके बारे में बाकी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने बोलना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है पूरे देश में एक ही इंफॉर्मेशन कमिश्नर वैसे था जो है शैलेश गांधी जी, जो उन्होंने अपने कलीग को भी बोल रहे थे ये गलत है, और वो ओपनली बोल रहे थे, उसमें कुछ पर्सनल गुस्से में या ऐसे कुछ नहीं है। तो कायदा क्या कहता है उसके बारे में हमने ज्यादा सोचना चाहिए। हमने ये देखना नहीं चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, हमें सिर्फ कायदा इंप्लीमेंट करने वाला ही आदमी अच्छा है। हमको गांधी जी जैसे चाहिए, लेकिन गांधी जी ने टोटल रेवोल्यूशन लाया। गांधी जी अच्छे तो हम भी अच्छे ही हैं, कोई खराब नहीं है, लेकिन अपने आप के लिए अच्छे होना, हम लोग हमारे कलीग से अच्छा करके सुन के लेना, ये सभी बातें छोड़कर सूचना अधिकार के लिए क्या अच्छा है, सूचना अधिकार के डिसीजंस अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी अगर कुछ गलत बोलते हैं तो बाकी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर जब तक कमेंट नहीं करेंगे हमारे कलीग ने ये गलत किया है, ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, तब तक ये चलता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। और मुझे लगता है हर एक चीज को आंदोलन करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में करना, कितना करेंगे, एक लिमिट है, एक लिमिट है आंदोलन करने में भी। और आजकल आंदोलन करना बोला तो कोई नाम भी दिया जाता है, कोई आंदोलन जीवी है, कौन ये जीवी है। जब ये सब चीजें होती है तो नेचुरली हमारी जो सोच की दिशा भी बदलती है और हम लोगों का काम करना भी दिशा बदलता है। मुझे लगता है सूचना अधिकार का रोल के हिसाब में अगर सेक्शन 4 पब्लिश नहीं होता है, मैं आजकल कैंपेन करता रहा हूं, एवरीबॉडी हैज टू कंसंट्रेट ऑन 1986। आई थिंक शैलेश गांधी हैज आल्सो, मैं बार बार कहा और शैलेश गांधी ने भी कहा कि ये बात सही है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की जिम्मेदारी होती है, अगर सेक्शन 4 प्रॉपरली इंप्लीमेंट है तो उन्होंने कॉल करके उसको मॉनिटर करना चाहिए वेदर सेक्शन 4 पब्लिश हुआ है कि नहीं, उनकी जिम्मेदारी है। जब उनकी रिपोर्ट में लिखते हैं, जब इंफॉर्मेशन कमिश्नर की रिपोर्ट में लिखते हैं कि भाई ये सेक्शन 4 का इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसके लिए आरटीआई एप्लीकेशन ज्यादा हो रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उस पब्लिक अथॉरिटी की सेक्शन 4 के मैनुअल बुलाकर उस चीज को इंप्लीमेंट करना। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। आदरणीय प्रभु जी, थोड़ा आज के टॉपिक पे भी फोकस करेंगे तो अच्छा लगेगा, प्राइवेट सेक्टर एंड आरटीआई। हाँ, तो मेरा कहना है कि प्राइवेट सेक्टर की यहाँ आरटीआई का जो जर्नलिस्ट ने जो बात की तो मैं सोचा कि इश्यूज हो गए। प्राइवेट सेक्टर के बारे में दो चीजें हैं, हमने देखना भी चाहिए, क्योंकि जनरली सभी मोस्टली इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर अगर सब्सटैंशियल फंडिंग नहीं होता है तो हमको पूछना अधिकार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी आजकल के हिसाब में, कायदे के हिसाब में ज्यादा फंडिंग होता है या नहीं होता है, ये डिबेटेबल इश्यू है। इनकम टैक्स रूल कुछ अलग बोलता है, जनरल रूल अलग बोलते हैं। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अगर डायरेक्टली पब्लिक को अफेक्ट करती है, तो अभी तो सभी कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, स्कूल प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और बहुत कुछ चीजें जब प्राइवेटाइजेशन होते हैं इसके लिए ज्यादा डिबेट की जरूरत है। लेकिन कायदे में सब्सटैंशियल फंडिंग, लैंड का भी अगर एरिया ज्यादा अगर वो सब्सटैंशियल फंडिंग प्रूव होता है तो मुझे लगता है कि सूचना अधिकार के हिसाब में मिलना चाहिए। लेकिन ये डिबेटेबल इशू है, सब्सटैंशियल फंडिंग के बारे में डिबेटेबल इशू है। सब्सटैंशियल फंडिंग का मतलब होता है कि अगर वो फंडिंग नहीं मिलती है तो वो पब्लिक अथॉरिटी सर्वाइव ही नहीं कर सकती है, अगर वो वैसे होता है। और जिधर जिधर गवर्नमेंट के अधिकारियों का अपॉइंटमेंट हुआ है मॉनिटरिंग के लिए, वो ऑटोमेटिकली वो पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर होना चाहिए विदाउट एनी डिबेट्स। ये मेरा कहना है। धन्यवाद जी, धन्यवाद भास्कर प्रभु जी। और अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर सेशन में। हमारे बीच में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं, तो हमें बेहतर होगा कि हम लोग उनके प्रश्नों को भी ले लें।